हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष और इंग्लिश मेंटोर। जैसा कि आपको पता है 50 गोल्डन रूल्स में ऑलरेडी हमने कई सारे रूल्स पढ़े हैं। हम कोशिश करते हैं उन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और मेक श्योर करते हैं कि वो क्वेश्चंस भी उन्हीं रूल्स से बिल्कुल कोइंसाइड करते रहें। आपका जॉब है आप रोज प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस को जो एटलीस्ट इन रूल्स पे बेस्ड है, और भी क्वेश्चंस करते जाइए। और क्वेश्चंस में डाउट्स है तो प्लीज कमेंट मी डाउन एंड आई ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं आज का 50 गोल्डन रूल का पार्ट और देखते हैं सबसे पहले कौन सी चीजें हमें समझनी है, जिनके बेसिस पे फिर हम करेंगे रूल्स को डिस्कस। अगर आपको ध्यान हो, हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे। प्रोनाउंस में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है या आप फिजिक्स वगैरह लेके सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको रिफ्लेक्शन वर्ड बहुत बार सुनने को मिला होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक रे जब आए टकरा के वापस चली जाए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का वर्ड इंग्लिश में भी यही है। जैसे मैंने कहा मैं खुद के लिए कार खरीदना चाहता हूं, अब यहां पे जो खुद वर्ड है ये रिफ्लेक्स कर रहा है मेरे ऊपर वापस, यानी कि आई माई सेल्फ वॉन्ट टू बाय अ कार या फिर आई वॉन्ट टू बाय अ कार माई सेल्फ, यानी कि मेरे ऊपर ये एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये जो खुद वर्ड होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल के लिए जैसे हिमसेल्फ है, देमसेल्व्स है, हर सेल्फ है एंड माई सेल्फ है। हमने ये भी सीखा था कि सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड से हम सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते, ये गलत होता है। अगर आप किसी से मिलते हो, आपने कहा हाय माई सेल्फ दिस एंड दिस, मैं किसी से मिला, मैंने बोला हाय माई नेम इज पीयूष, तो ये सही है। अगर मैं किसी से मिला, मैंने बोला हाय माई सेल्फ पीयूष उपाध्याय, अब ये सेंटेंस गलत हो गया। मैं माई सेल्फ से सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का रूल कौन सा है जो हमें इन पे बेस सीखना है। आज का रूल नंबर 13 कहता है द फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी नीचे दिए गए वर्ड्स को आप एक्टिव वॉइस में देखोगे, आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में शायद अभी इतना क्लैरिटी ना हो, हम पढ़ेंगे जरूर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बट अभी इस रूल को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो, एग्जाम में जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसमें इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर यूज हुआ होगा, मैं वर्ड्स पढ़ता हूं एक्विट यानी कि किसी भी चीज को छोड़ देना, जैसे किसी ने मुक्त कर देना, इसका और अच्छा मीनिंग होगा मुक्त कर देना। एवेंज, आपको एवेंज और रिवेंज पता ही होगा। एडजस्ट, एब्सेंट, रिवेंज, प्राइड, अवेल यानी कि लाभ उठाना या फायदा उठाना, एंजॉय, ओवररीच, अडेप्ट। अडेप्ट और अडॉप्ट दो अलग अलग वर्ड होते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज के हिसाब से ढालना। जैसे मान लीजिए मैंने 5 बजे सुबह उठने की कभी आदत नहीं रखी है और मैं दादाजी के साथ रहने लग जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे अपने आप को सुबह 5 बजे उठाने के लिए मजबूर करूंगा। तो मैं उस आदत में अडेप्ट हो रहा हूं। ठीक है, अडॉप्ट मतलब आपको पता है गोद लेना। फिर आता है अम्यूज यानी कि किसी भी चीज से चौंक जाना या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिस पे आपको भरोसा ना हो, तो अम्यूज या अम्यूज्ड बोलते हैं। फिर अप्लाई आपको पता होगा। ये वाले जो भी वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्विट, अवेंज, एडजस्ट, एब्सेंट, रिवेंज, प्राइड, अवेल, एंजॉय, ओवररीच, अडेप्ट, अम्यूज एंड अप्लाई। इतने ही वर्ड्स आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट है। इससे एक्स्ट्रा या इससे कम वर्ड्स अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कम करेंगे तो मुश्किल है और ज्यादा वर्ड्स करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट इतने वर्ड्स को आप अपनी डिक्शनरी में रखिए दिमाग की, और क्वेश्चंस आसानी से होते जाएंगे। ठीक है, ये वाले वर्ड्स की जो लिस्ट है, कभी भी आप इनको सेंटेंस में देखोगे, इसके बाद आप क्या यूज करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बात आती है एक्टिव पैसिव की। तो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा एग्जामिनेशन में वो जनरली एक्टिव वॉइस में ही होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस करते ही वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है आई वॉज एब्सेंट, तो एग्जामिनर को पता है कि आई वॉज एब्सेंट सबको पता है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देगा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं देगा। तो आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस के बेसिस पे ही प्रिपेयर करना है, यानी कि जब भी ये वाले वर्ड सेंटेंस में यूज हुए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होगा। आपको इन वर्ड्स में से कोई सा भी देख के तुरंत अप्लाई करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि सेल्फ या सेल्व्स वाला कोई भी वर्ड। चलिए देखते हैं कैसे।
एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखा है वी मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर लाइफ। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना या फायदा उठाना, हमने पढ़ा था। चलिए, अवेल वर्ड उन लिस्ट में आता है जिनके आते ही मुझे उसके बाद क्या यूज करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए यहां पे क्या वी के हिसाब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, कहीं पे भी आवरसेल्व्स नहीं यूज हुआ है। तो यहां पे मैं अवेल के जस्ट बाद में क्या लगा दूंगा, आवरसेल्व। तो ये क्या हो जाएगा, वी मस्ट अवेल आवरसेल्व ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर लाइफ। समझ आ गया? ध्यान रखिएगा, अवेल के बाद में आप आवरसेल्व लगा देंगे। अब यहां कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं, क्योंकि बेटा वी यूज हुआ है तो इसी के हिसाब का रिफ्लेक्सिव लगाना है। अगर यहां यू यूज हुआ होता तो हमने योरसेल्फ लगाया होता, आई लिखा होता तो हमने माई सेल्फ लगाया होता। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, ऐसे शब्द जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके बाद आता है। अब ये वाले वर्ड्स कौन से हैं, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपने लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ गए? अभी इसके पहले जो रूल पढ़ा था उन वर्ड्स के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाएंगे, इन वर्ड्स के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। वर्ड्स कौन से हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ नहाने की फॉर्म होती है, मूव, रेस्ट एंड हाइड। ठीक है, इतने ही वर्ड्स है, 8 वर्ड्स है, आपको एटलीस्ट ये वाले ध्यान रखने हैं। उससे ज्यादा नहीं पता है तो भी एग्जाम का काम चल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये वाले वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज हुए हैं तो आप इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय यू आर रेफरिंग हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर दिस पोस्ट। हमने क्या पढ़ा था, क्वालिफाई जो वर्ड है इसके बाद में हम क्या यूज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो हिमसेल्फ लगना यहां पे गलत है, हिमसेल्फ को हटाएंगे और ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए, तो इस रूल में आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी थी। अब चेक करते हैं कि क्या आपके दिमाग में ये बातें फिट हो गई हैं या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज रस्टिकेटेड बिकॉज ही एब्सेंटेड फ्रॉम द कॉलेज फॉर 7 days एट अ स्ट्रेच। क्या बताया था, एब्सेंट वर्ड जब यूज होगा सेंटेंस में उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पे एब्सेंट के बाद में क्या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कौन से वाले कॉन्टेक्स्ट का रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, जिसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है, तो एब्सेंटेड के बाद यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, एब्सेंटेड और फॉर के बीच में क्या लग जाएगा, हिमसेल्फ, और तब ये सेंटेंस सही होगा। तो हम यहां पे लगाएंगे हिमसेल्फ और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। सही सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज रस्टिकेटेड बिकॉज ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज फॉर 7 days एट अ स्ट्रेच। समझ गए आप? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ही एंजॉयड एट द पार्टी बिकॉज नोबडी वाज गिविंग डैम टू एनीबडी। अच्छा, एंजॉय भी उन्हीं वर्ड की लिस्ट में था, अगर आपको ध्यान हो। एंजॉयड के बाद भी हमें क्या लगाना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पे क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यानी कि क्या लगाएंगे, ही के हिसाब का रिफ्लेक्सिव लगाएंगे और यहां पे हमको क्या चाहिए होगा, हिमसेल्फ चाहिए होगा, तब ये सेंटेंस सही हो पाएगा। ठीक है, तो हिमसेल्फ लगाएंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए साथ साथ में आंसर करते चलिए, जिससे आपको भी अश्योरेंस हो जाए कि जो हमने पढ़ा है अभी वो आप सेंटेंस में अप्लाई कर पा रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, owing to his inefficiency the former manager acquitted last month। किस वाले में पढ़ा था, एक्विट किस वाले में पढ़ा था, एक्विट हमने पढ़ा था उन वर्ड्स की लिस्ट में जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। यहां पे क्या रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक्विटेड के बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस जगह पे हम लगाएंगे हिमसेल्फ और ये सेंटेंस तब सही होगा। ठीक है, वही सेम रूल, एक्विट के बाद में रिफ्लेक्सिव चाहिए होगा, इसलिए एक्विटेड के बाद लगाएंगे हिमसेल्फ और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन, वन शुड नॉट कीप वनसेल्फ फ्रॉम बैड थिंग्स, इंस्टेड लर्न हाउ टू वाइजली डॉज इट। ठीक है, अब यहां लिखा है वन शुड की नॉट कीप वनसेल्फ। अभी कीप हमने उन वर्ड की लिस्ट में पढ़ा था जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं आता है। तो कीप के बाद में अगर आपने वनसेल्फ लगाया, अब देखिए ये वनसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये सेंटेंस को गलत कर देगा। तो मेरा सेंटेंस सही क्या होगा, वन शुड नॉट कीप फ्रॉम बैड थिंग्स, इंस्टेड लर्न हाउ टू वाइजली डॉज इट। समझ गए आप? कीप के बाद में वनसेल्फ नहीं लगा सकते बेटा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी हिड हरसेल्फ सो दैट हर फ्रेंड कुड नॉट फाइंड हिम एज सून एज शी गेट्स इनसाइड द रूम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे फाइंड हिम की जगह फाइंड हर होना चाहिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, ये एरर नहीं है। यहाँ पे हिम की जगह हर की जगह, यहाँ पे हिम की जगह मेरे को हर चाहिए होगा, क्योंकि अल्टीमेटली शी इज हाइडिंग, तो यहाँ पे हिम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हिम हटाएंगे, यहाँ पे हर लगाएंगे। अभी सेंटेंस पढ़ते हैं। शी हिड हरसेल्फ सो दैट हर फ्रेंड कुड नॉट फाइंड हर एज सून एज शी गेट्स इनसाइड द रूम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हिड वर्ड या हाइड वर्ड हमने पढ़ा था, ये दूसरी फॉर्म होती है। हाइड, हिड, हिडन होती है फॉर्म। तो यहाँ पे हिम की जगह हमने कर दिया था हर। अब सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे हाइड की फॉर्म यूज हुई थी हिड, और हिड या हाइड के बाद में सेल्फ वाला वर्ड या सेल्व्स वाला वर्ड नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सही क्वेश्चन कैसे बनेगा, शी हिड सो दैट हर फ्रेंड कुड नॉट फाइंड हर। समझ गए आप, हाइड या हिड के बाद में सेल्फ वाला वर्ड या रिफ्लेक्सिव वर्ड लगाना गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नया रूल क्या बताता है हमें। सम वर्ड्स जॉइन टू सब्जेक्ट्स विद देम। अच्छा ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ में दो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। देखते हैं जरा कैसे। यहां पे लिखा होगा एक बीच में वर्ड, एक सब्जेक्ट होगा यहां पे, सब्जेक्ट नंबर 1 होगा यहां पे, और दूसरा सब्जेक्ट होगा इस वर्ड के बाद में, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2। आप देख रहे हो, ये रूल कह रहा है कुछ वर्ड ज्वाइन करेंगे दो सब्जेक्ट्स को अपने साथ में। वर्ड के पहले एक सब्जेक्ट लिखा होगा और वर्ड्स के बाद में दूसरा सब्जेक्ट लिखा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है द वर्ब अग्रीज विद सब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि सेंटेंस जब भी फ्रेम होगा तो उन वर्ड्स के पहले एक सब्जेक्ट लिखा होगा, दूसरा सब्जेक्ट लिखा होगा उस वर्ड के बाद में, लेकिन जो वर्ब लगाओगे आप वो हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगाओगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगल है 1, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, इररिस्पेक्टिव कि सब्जेक्ट नंबर 2 कुछ भी हो। समझ गए आप? चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मान लेते हैं, पहले देखते हैं कौन से वाले वर्ड्स हैं इसमें। सबसे पहला है एज वेल एज, फिर है अनलाइक, फिर है हमारे पास में टुगेदर विथ, फिर नेक्स्ट वर्ड है विद। ये दोनों अलग अलग है। फर्स्ट है एज वेल एज, अगला वर्ड है अनलाइक, तीसरा वर्ड है टुगेदर विथ, चौथा वर्ड है विथ, पांचवा वर्ड है along with, और सिक्स्थ वर्ड है rather than, सेवेंथ वर्ड है and not, एट्थ वर्ड है except, EXCEPT, नाइन्थ वर्ड है in addition to, और टेंथ वर्ड है no less than। आप देख रहे हो कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे। पहला है as well as, दूसरा है unlike, तीसरा है together with, चौथा है with, पांचवा है along with, सिक्स्थ है rather than, फिर है and not, फिर है except, फिर है in addition to, फिर है no less than। ये 10 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, ये जब भी सेंटेंस में यूज होंगे इनके साथ में दो वर्ड्स, दो सब्जेक्ट्स कंबाइन होंगे। एक होगा इनके पहले और एक होगा इनके बाद में। चलिए जरा एग्जांपल में देखते हैं, फिर समझते हैं। दो वर्ड्स और छूट गए हैं। 11वें नंबर पे आएगा लाइक और फिर आएगा नथिंग बट। 12 वर्ड्स है टोटल। 11वें नंबर पे है लाइक, फिर है नथिंग बट। याद रखिएगा ये 12 वर्ड्स। अब देखते हैं, जैसे अभी हमने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट आता है इनके पहले, दूसरा सब्जेक्ट आता है इनके बाद में। S1 या S2 वर्ब किसके हिसाब से चलती है? S1 के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा एज वेल एज उन वर्ड्स की लिस्ट में से एक वर्ड। अब एक सब्जेक्ट आया है एज वेल एज से पहले, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 1। दूसरा सब्जेक्ट आया है एज वेल एज के बाद, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2। अब सब्जेक्ट नंबर 2 कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है। सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगल है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगल। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहा है, तो वर्ब कैसी लगाऊंगा? प्लूरल लगाऊंगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए ध्यान से देखिए, यहां पे सब्जेक्ट नंबर 1 कैसा है? सिंगल। राहुल की बात हो रही है जो एक लड़का है, तो वर्ब कैसी चाहिए मुझे? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और जब भी वर्ब सिंगुलर होती है, बेटा फिर से देखिए ध्यान से, वर्ब जब सिंगुलर होती है तो इसके साथ में एस लगा देते हैं, यानी कि वर्ब के साथ में एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा। अगर वर्ब के साथ में एस नहीं लगाओगे तो ये कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है,
मुझे कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो देखते हैं वर्ब कहां लगी है। ये रही वर्ब, हैव लगा हुआ है। हैव कैसी वर्ब है? हैव में एस तो है नहीं, यानी कि वर्ब कैसी हो गई? प्लूरल वर्ब हो गई। अब इस हैव को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाऊंगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। आई होप ये आइडिया क्लियर है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन में ये है, इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कुछ वर्ड्स से दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे वर्ड्स में अभी हमने लिस्ट पढ़ी है, उन वर्ड से दो दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होंगे। एक सब्जेक्ट होगा इसके पहले, एक सब्जेक्ट होगा इसके बाद में। जैसे उन वर्ड्स की लिस्ट में था एज वेल एज, एक सब्जेक्ट है इसके पहले और एक सब्जेक्ट है इसके बाद में। हिज फ्रेंड्स है सब्जेक्ट नंबर 2 और राहुल है सब्जेक्ट नंबर 1। जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब की होगी। यहां पे सब्जेक्ट नंबर 1 है सिंगुलर, इसलिए वर्ब को हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, यानी कि हैव को काट के मैं क्या लगाऊंगा? हैज लगाऊंगा, तब ये सेंटेंस ठीक करेगा। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। चेक करने की बारी आ गई है। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए लेट्स चेक कि आपने वो चीज एग्जैक्टली समझी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, I as well as you have to coordinate and settle all the disputes between them। ध्यान से देखिए, as well as उन शब्दों की लिस्ट में है जिनको देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? इनके साथ में कितने सब्जेक्ट कनेक्ट हैं? 2। एक तो ये I है, दूसरा you कनेक्ट है हमारे पास में। ये है सब्जेक्ट नंबर 2 और I है सब्जेक्ट नंबर 1। अब वर्ब किसके हिसाब की चाहिए? सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब की वर्ब चाहिए। तो I के साथ में हमेशा क्या लगता है बेटा? I के साथ में यहां पे वर्ब क्या लिखी है? हैव लिखी है। I के साथ में हैज लगता है या हैव? I के साथ में सिर्फ हैव लग सकता है, हैज लगना पॉसिबल नहीं है, और हैव ही यहां पे लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर यहां पे I की जगह ही लगा होता तो हमने हैज कर दिया होता, लेकिन I और you इनके साथ में हैज कभी लग नहीं सकता, इसीलिए मैंने इसके साथ में हैव को सही रहने दिया है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, माय ब्रदर टुगेदर विद माय पेरेंट्स। अब यहां पे फिर से हमने स्पॉट कर लिया है वही वाला वर्ड जिनकी लिस्ट हमने पढ़ी थी। इनके साथ में क्या होगा? सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। माय ब्रदर यानी कि एक आदमी। अब वर्ब कैसी होनी चाहिए? एक इंसान के हिसाब की, यानी कि सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे वर्ब क्या लिखी है? हैव लिखी है। अब देखिए हैव कैसी हो गई? प्लूरल हो गई, क्योंकि इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल वर्ब हो गई। तो हैव को काट के मुझे इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा बेटा? हैज करूंगा, तब ये सेंटेंस को सही करेगा। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? माय ब्रदर टुगेदर विद माय पेरेंट्स हैज डिसाइडेड टू बाय अ न्यू हाउस नियर दिस एरिया। ठीक है ना? यहां पे हैव की जगह क्या करेंगे? हैज। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डांसर्स अलोंग विद सिंगर has to plan for the event else things will get out of our way। फिर से यहां पे क्या लिखा है? along with। क्या आपको समझ आ रहा है? ये उन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में से एक वर्ड है जिसके पहले और बाद में दो दो सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नंबर 1। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, क्योंकि आप देखिए यहां पे डांसर्स लिखा है, यानी कि एक से ज्यादा की बात हुई है। फिर यहां पे लिखा है सिंगर, ये है सब्जेक्ट नंबर 2। हमें सब्जेक्ट नंबर 2 से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब की वर्ब चाहिए होगी। सब्जेक्ट नंबर 2 है प्लूरल, यानी कि वर्ब कैसी होनी चाहिए? बिना एस वाली। यहां पे लिखा है हैज, तो ये बेटा हो गया गलत। हैज की जगह पे क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे, तब ये सेंटेंस को सही करेगा। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि मैं यहां पे हैड लिख सकता हूं, तो बेटा हैड लिखते ही सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, और हम सेंटेंस का टेंस बिना किसी मतलब के चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द अम्ब्रेला अनलाइक रेनकोट्स आर यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग अस ओनली इफ वी आर नॉट राइडिंग और ड्राइविंग। अनलाइक भी उसी वर्ड की लिस्ट में था। किन वर्ड्स की लिस्ट में? जिनके पहले और बाद में एक एक सब्जेक्ट्स लगे होते हैं। इसके पहले कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक चीज की बात करने वाला सब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में कैसा है? ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये कैसा है? प्लूरल। लेकिन क्या मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से मतलब है? मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से मतलब नहीं है। अनलाइक के पहले लिखा है सब्जेक्ट नंबर 1, और ये कैसा है? सिंगुलर है, यानी कि वर्ब कैसी होनी चाहिए? एस वाली होनी चाहिए। यहां पे वर्ब को स्पॉट अगर हम करें, यहां पे आर लिखा है, यानी कि ये गलत है। आर को हटाएंगे और क्या यूज करेंगे बेटा? इज, और तब ये सेंटेंस को ठीक कर देगा। क्या हो जाएगा? द अम्ब्रेला अनलाइक रेनकोट्स
इज यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग अस ओनली इफ वी आर नॉट राइडिंग और ड्राइविंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणीति एज वेल एज मनीषा हैज बीन इनटू द मैटर सिंस इट हैज इवॉल्व्ड। अभी एज वेल एज भी उन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में था। आई होप हमने कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। इस इन वर्ड्स की जो लिस्ट थी उसके कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इसके पहले एक वर्ड होता है और इसके बाद में एक वर्ड होता है जिनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। यहां पे भी सिंगुलर लिखा है, यहां पे भी सिंगुलर लिखा है। सब्जेक्ट 1 के हिसाब की वर्ब चलती है, सिंगुलर है यानी कि वर्ब में एस होना चाहिए। चेक करते हैं, वर्ब में हैज लगा हुआ है यानी कि एस ऑलरेडी है, तो इस सेंटेंस में वर्ब की गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं अगर, तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लगा सकते हैं और किस तरीके से ये इजी करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आई सजेस्ट यू शुड स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम लिसनिंग टू द पीपल हु आर अगेंस्ट यू। अब हमने स्टॉप ऐसे वर्ड की लिस्ट में पढ़ा था जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। याद होगा आपको? नहीं याद है तो स्लाइड को पीछे करके जाइए और चेक करिए स्टॉप उन वर्ड्स की लिस्ट में है जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू शुड स्टॉप योरसेल्फ हटा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल है ना? देखिए मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने ये किया होता। सेकेंड, फ्रूट्स रादर देन वेजिटेबल्स आर बेनिफिशियल व्हेन वी हैव एब्सेंस ऑफ कुकिंग फ्यूल। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, रादर देन कौन से वर्ड्स में आता है? उन वर्ड्स में आता है जिनके पहले और बाद में सब्जेक्ट्स होते हैं। तो रादर देन के पहले एक सब्जेक्ट होगा और रादर देन के बाद में एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स के हिसाब का वर्ब लगाना पड़ेगा। तो फ्रूट्स क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1 है और वेजिटेबल्स क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2 है। सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब का हमें वर्ब चाहिए होगा। फ्रूट्स कैसा है? प्लूरल फ्रूट्स है, इसलिए हम आर की जगह क्या यूज करेंगे बेटा? आर की जगह हम यूज करेंगे इज। सॉरी, फ्रूट्स तो प्लूरल है ना? आपको दिख रहा होगा फ्रूट्स तो प्लूरल है और हम फ्रूट्स सब यूज कर सकते हैं जब अलग अलग टाइप के फ्रूट्स की बात हो रही हो। यानी फ्रूट्स प्लूरल है तो हमको प्लूरल वर्ब चाहिए होगी, यानी कि बिना एस वाली। आर यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। फ्रूट्स रादर देन वेजिटेबल्स आर, ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, टर्न योरसेल्फ टुवर्ड्स राइट व्हेन यू सी द सिग्नल। अब टर्न के बाद में क्या हमको कोई सेल्फ वाला वर्ड लगाने की जरूरत होती है? मैंने आपको बताया था नहीं लगा सकते हम। तो टर्न के बाद में योरसेल्फ काटेंगे और ये सेंटेंस को एकदम करेक्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। He availed himself of that opportunity, so he is successful in that field. ठीक है, अब he availed उन वर्ड्स की लिस्ट में था जिसके बाद में हमें क्या लगाना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। तो he availed के बाद में क्या लिखा है? himself, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें हमें कोई एरर नहीं दिख रही है। He availed himself of that opportunity. ठीक है, चलिए अवेल उन वर्ड्स की लिस्ट में था जिसके बाद में हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि सेल्फ या सेल्व्स वाला वर्ड। तो ही के साथ में हिमसेल्फ चाहिए था जो ऑलरेडी लिखा है, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस रिलेवेंट लगे होंगे और आपने साथ साथ में आंसर्स किए होंगे। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं वो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़िए, जहां पे बहुत सारे वर्ड्स, क्विजेस और क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। टिल देन, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।